हेलो एवरीवन। सो नुवामा वेल्थ के Q4 के रिजल्ट आए हैं। कौन कॉल भी हुआ है आज कंपनी का, लेकिन इनका डिटेल कौन कौन एनालिसिस अलग से करेंगे। आज मेन फोकस रखेंगे कि कंपनी के नंबर्स कैसे आए हैं, जो बाकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में नुवामा वेल्थ कहाँ पे स्टैंड करता है, एंड मैनेजमेंट का क्या मेन कमेंट्री रहा है कौन कॉल के अंदर, जिससे हमको उसका आगे का स्कोप, आगे का अपॉर्चुनिटी समझ में आएगा। सो नुवामा वेल्थ का अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है आनंद राठी की कंपैरिजन में, मोतीलाल ओसवाल की कंपैरिजन में। बहुत सारे लोग जनरलाइज करते हैं कि तीनों कंपनीज वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर ही आती है, तो अगर कैपिटल मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो तीनों कंपनीज पे सेम इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रोकिंग कंपनीज के साथ में ऐसा है, बिल्कुल आप बोल सकते हो कि अगर ब्रोकिंग सेक्टर खराब करेगा तो आपको 99% केस में देखेगा कि हर एक ब्रोकिंग कंपनी जो है वो खराब ही करेगी। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट जो स्पेस है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका मॉडल का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो जैसे आप आनंद राठी को देखोगे तो वो कंपनी दो प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, काफी सिंपल मॉडल है उसका। 55% जो वो कंपनी एसेट में अपना क्लाइंट का पैसा लगाती है वो उनका इक्विटी म्यूचुअल फंड है। बाकी उनका 30-35% एमएलडी होता है, मार्केट लिंक डिवेंचर, एंड 9-10% वो कंपनी डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करती है। सो आनंद राठी दो प्रोडक्ट्स के ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट है, दो प्रोडक्ट्स के ऊपर ही उन्होंने इतना बड़ा मॉडल बिल्ड किया हुआ है। लेकिन इक्विटी में क्योंकि उनका एलोकेशन ज्यादा है 55 से 60% के बीच में, तो इन केस अगर कल को मार्केट पे ज्यादा इंपैक्ट आता है, यानी कि इक्विटी मार्केट का अगर परफॉर्मेंस खराब रहता है तो उस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन आनंद राठी को जब आप कंपेयर करोगे मोतीलाल ओसवाल के साथ में, तो मोतीलाल ओसवाल का जो मॉडल है वो ज्यादा वॉलेटाइल है। जब हम जब ये पूरा सेक्टर बहुत अच्छा भी कर रहा था तब भी हम इस चीज को डिस्कस करते थे कि तीनों प्लेयर्स में मोतीलाल ओसवाल का मे भी आपको दिख रहा है ग्रोथ बहुत अच्छा है, पैड ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन जब सेक्टर का डाउन टर्न होगा तब आपको मोतीलाल में ही सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा, जो हमने लास्ट एक दो क्वार्टर में देखा है। सो मोतीलाल ओसवाल का मोर देन 50% जो रेवेन्यू है वो ब्रोकिंग वाले सेगमेंट से आता है। एंड ब्रोकिंग वी नो कि F&O के बाद में जो चीजें हुई हैं तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट ब्रोकिंग के ऊपर ही पड़ा है। तो मोतीलाल के रेवेन्यू पे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो ब्रोकिंग सेक्टर से ब्रोकिंग वाले सेगमेंट से आ रहा है। दूसरा, मोतीलाल का एएमसी का जो बिजनेस है एसेट मैनेजमेंट का, उसमें उस कंपनी के मोस्टली जो स्कीम्स हैं वो इक्विटी स्कीम्स हैं, इक्विटी लिंक्ड स्कीम्स हैं। इसलिए आप देखोगे कि वहां पे भी M2M में इंपैक्ट पड़ रहा है, एयूएम ग्रोथ में इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो फ्रेश पैसा आता है एएमसी वाले बिजनेस के अंदर उसमें भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि उनका जो प्राइवेट वेल्थ का बिजनेस है, जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है वो स्टेबल है, उसमें इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, वहां पे कंपनी ठीक कर रही है। लेकिन ये जो दो सेगमेंट्स हैं वो काफी वॉलेटाइल है मोतीलाल ओसवाल के लिए। अब आप नुवामा को जब आप देखते हो तो इस कंपनी का थोड़ा सा स्टेबल मॉडल लगता है इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में, बिकॉज कंपनी का वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर दो सेगमेंट है। पहला है नॉर्मल वेल्थ मैनेजमेंट, जो कंपनी मास अफ्लुएंट्स हो गए आपके, या फिर जो आपके HNI क्लाइंट्स हैं उनको वेल्थ मैनेजमेंट के सर्विसेज ऑफर करती है। दूसरा सेगमेंट है इनका प्राइवेट वेल्थ का। प्राइवेट वेल्थ में ये कंपनी जो आपके अल्ट्रा HNIs होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स के जो CXOs होते हैं, लाइक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, उनको केटर करती है। तो ये दो अलग अलग सेगमेंट है इनके वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर ही। दूसरा इनका सेगमेंट है एसेट मैनेजमेंट का। अब एसेट मैनेजमेंट में ये मोतीलाल ओसवाल की तरह इक्विटी लिंक इनके स्कीम्स नहीं होते हैं। मोस्टली जो ये कंपनी इन्वेस्ट करती है वो फिक्स्ड इनकम एसेट्स के अंदर करती है, जिसमें ऑफकोर्स मार्केट के वोलेटिलिटी का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। और तीसरा इस कंपनी का सेगमेंट है कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट में भी दो अलग अलग डिवीजन है। पहला है आपका एसेट सर्विसेज। एसेट सर्विसेज मतलब कस्टोडियन वाला काम करती है नुवामा, अपने क्लाइंट्स के जो इनके ट्रेड्स वगैरह होते हैं उसको सेल्फ क्लियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो ये बिजनेस सबसे कम वॉलेटाइल है, मतलब अगर मार्केट में बहुत ज्यादा अप डाउन होता भी है तो भी इस वाले सेगमेंट पे बहुत कम उसका इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन जो इनका कैपिटल मार्केट में दूसरा सेगमेंट है इंस्टीट्यूशनल इक्विटी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वो बहुत डिपेंडेंट है मार्केट के वोलेटिलिटी के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा लास्ट 4-5 मंथ से ज्यादा आईपीओज नहीं आए हैं, प्राइमरी मार्केट में इतनी एक्टिविटी नहीं हुई है, फंड रेजिंग नहीं हुई है, मर्जर डील, ये सारी एक्टिविटी बहुत बहुत स्लो हुई है। तो उसका इंपैक्ट जरूर आपको इस वाले सेगमेंट के ऊपर देखने को मिलेगा। हमने लास्ट कॉन कॉल में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि तीनों प्लेयर्स में अगर हम देखें तो नुवामा का मॉडल भी थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल दिखता है, प्लस मैनेजमेंट का कमेंट्री के अंदर भी वो कॉन्फिडेंट दिखता है कि इस वाले पूरे सिनेरियो को, जो ये चैलेंज अभी चल रहा है, उसको ये अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट ओवरऑल कैसे आए हैं, नंबर्स इन्होंने कैसे रिपोर्ट करे हैं। सो नुमामा का सबसे पहले इनका अगर आप एसेट बेस देखोगे, क्लाइंट एसेट, तो 4.3 ट्रिलियन का क्लाइंट एसेट साइज है कंपनी का। इसमें वाई वाई लेवल पे ऑफकोर्स 24% की ग्रोथ है, लेकिन अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से या उससे पहले के क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है।
Q2 में कंपनी का जो क्लाइंट एसेट था वो अराउंड 4.4 ट्रिलियन था। Q3 में ये बढ़ करके 4.5 ट्रिलियन हुआ एंड इस क्वार्टर में 4.3 ट्रिलियन पे हो गया। तो सीक्वेंशियली थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, बट वो बहुत नॉर्मल है। आई मीन सितंबर से लेकर के अगर आप फरवरी तक का देखोगे तो इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ा फॉल देखा था हमने। अभी लास्ट एक मंथ के अंदर अच्छी खासी रिकवरी हुई है, इंडेक्स आई थिंक वापस से 24,000 के आसपास आ गया है, लेकिन उससे पहले हमने बहुत बड़ा फॉल देखा था। उसके बाद भी इनका अगर हम एसेट में डिक्लाइन देखें तो इतना ज्यादा नहीं है, 4.5 से 4.3 ट्रिलियन पे आया, वाई में 24% का ग्रोथ है। देन ओवरऑल अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे कंसोल लेवल पे तो उसमें 29% का ग्रोथ है इस क्वार्टर के अंदर भी। अब यहाँ पे अगर आप नोवामा को इस इंडस्ट्री के किसी भी प्लेयर्स के साथ में कंपेयर करोगे, चाहे आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल हो, प्रूडेंट कॉर्पोरेट है, या आपका वेल्थ फर्स्ट है, या आपका वो 361 वैम उसको भी इंक्लूड कर दो, हर एक प्लेयर को बहुत बड़े मार्जिन से नोवामा ने आउट परफॉर्म किया है Q4 के अंदर। Q4 एक्चुअली ये पूरे कैपिटल मार्केट का सबसे वर्स्ट क्वार्टर था, बिकॉज यहीं पे सबसे बड़ा फॉल हमने देखा था मार्केट के अंदर। जनवरी से फॉल स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ट्रम्प का टैरिफ का वो सारा सिनेरियो स्टार्ट हुआ, तो फॉल और ज्यादा सीवियर होता गया। लेकिन उस ड्यूरेशन में भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का वाई ग्रोथ तो 29% आया ही है। प्लस अगर आप इसको Q3 से कंपेयर करोगे, Q2 से भी कंपेयर करोगे, जो मार्केट के लिए सबसे बेस्ट क्वार्टर था, जहां पे अब नया हाई लगाया था मार्केट ने सितंबर क्वार्टर में, उस क्वार्टर के कंपैरिजन में भी ये जो रेवेन्यू है वो सिक्वेंशियली ग्रो हुआ है कंपनी का। ये और किसी कंपनी के लिए नहीं हुआ है। आई मीन अगर आप आनंद राठी का देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसका भी रेवेन्यू गिर रहा है, मोतीलाल का तो बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, वेल्थ फर्स्ट का तो आई मीन उन पे भी बहुत बड़ा बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन इस कंपनी का Q2 से भी अगर आप कंपेयर करोगे ये रेवेन्यू का नंबर, तो भी इसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो ये सबसे इंप्रेसिव चीज है नोवामा के रिजल्ट के अंदर। दूसरा, ऑपरेटिंग पैट अगर हम देखें इस कंपनी का 41% से ग्रो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है नोवामा वेल्थ को वो कंटिन्यू है। इनका कॉस्ट टू इनकम कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता जा रहा है एंड वही एक बहुत बड़ा लीवर है, जिसकी वजह से कंपनी का पैट का ग्रोथ इनके सेल्स के ग्रोथ से हर एक क्वार्टर में ज्यादा दिखता है। तो 41% का ग्रोथ है कंपनी के ऑपरेटिंग पैट के अंदर। एक और आप यहाँ पे चीज देखोगे, जैसे इनका जो वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, इस सेगमेंट का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% आया है Q4 के अंदर। अब आनंद राठी हो या आपका मोतीलाल ओसवाल हो, इन सब में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट वाले सेगमेंट का भी जो रेवेन्यू है वो भी सिक्वेंशियली डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो नेगेटिव ग्रोथ दिखती है। इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का और एसेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, ये आई मीन लास्ट कितने सारे क्वार्टर से इसी रेंज में ग्रो करता है, 20 से 24% पे। तो कोई ऐसा सीवियर इंपैक्ट इस सेगमेंट पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई मीन आई डोंट नो कि कहां से इन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन इस इतनी सीवियर वोलेटिलिटी के अंदर भी कंपनी का कंट्रोल बहुत अच्छा है इन सारे एसेट्स के ऊपर, इन सारे सेगमेंट्स के ऊपर। एंड जैसा रिजल्ट एक्सपेक्टेड था एक्चुअली, उससे बहुत बहुत बेटर परफॉर्म इन्होंने किया Q4 के अंदर। देन एसेट सर्विसेज वाला बिजनेस तो आई मीन इसने तो आउट परफॉर्म किया, 85% का ग्रोथ इस क्वार्टर के अंदर भी आया है। लास्ट क्वार्टर में भी आई थिंक 70% से भी ज्यादा का ग्रोथ था, और पूरा साल अगर आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी के एसेट सर्विसेज वाले बिजनेस के लिए। देन जो कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, इसमें तो बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था कि स्लो डाउन आएगा। ये वाला सेगमेंट कंपनी के लिए पहले 80-90% पे ग्रो करता था। जब आप देखते थे कि इतने बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं हर एक क्वार्टर में, 10-15 आईपीओ आ रहे हैं, आपका आपका फंड रेजिंग हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता था। लेकिन अब वो काफी स्लो डाउन हो गया लास्ट कुछ टाइम में, तो उसकी वजह से ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, ग्रोथ रेट इसका घटा है। लेकिन स्टिल ओवरऑल अगर आप कंसोल लेवल पे देखोगे तो 29% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। कॉस्ट क्योंकि कंपनी का कम होता जा रहा है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू, तो कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, और 41% का ग्रोथ है कंपनी के पैट के अंदर। एंड आरओई का नंबर भी आई थिंक कंपनी का ऑल टाइम बेस्ट हो चुका है, अभी 30% से भी ज्यादा के आरओई पे कंपनी ऑपरेट करती है। सो एक टाइम होता था जब हम डिस्कस करते थे कुछ टाइम पहले कि इनका आरओई काफी लो है इन कंपैरिजन टू मोतीलाल ओसवाल या आनंद राठी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के आरओई लेवल्स को मैच कर रही है विद हाई ग्रोथ। रेवेन्यू में ग्रोथ भी अच्छा है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। नाउ अब बात करते हैं कि कौन कौन का क्या मेन हाईलाइट रहा। तो सबसे पहले तो ये जो एसेट सर्विसेज वाला बिजनेस है, जिसने एक मेन ग्रोथ इनको प्रोवाइड किया, एक सपोर्ट इनको प्रोवाइड किया ओवरऑल ग्रोथ के अंदर, इसमें इतना अच्छा ग्रोथ कैसे आया 85% का। हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि इनकी मैनेजमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक चेंज किया है। पहले क्या होता था, इनके जो वेल्थ मैनेजमेंट के जो क्लाइंट्स हैं उनको जो सेल्फ क्लियरिंग सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट होती थी, तो वेल्थ मैनेजमेंट के क्लाइंट
का जो आरएम है उसको कनेक्ट करना पड़ता था जो उनका एसेट सर्विसेज वाला जो बिजनेस है उसकी टीम से, और फिर उनको वो सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होता था, क्योंकि दो अलग अलग डिपार्टमेंट है और दोनों की टीम आपस में कनेक्ट कर रही है, उसके बाद जाके वो चीज हो रहा है, तो प्रोसेस काफी डिले हो जाता था। और ओवरऑल इनएफिशिएंसी क्रिएट होती थी। तो उसको देखते हुए मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में क्या किया कि वेल्थ मैनेजमेंट के क्लाइंट को जो भी ये सेल्फ क्लियरिंग सर्विसेज का रिक्वायरमेंट होगा वो वेल्थ का आरएम ही प्रोवाइड करेगा, एसेट सर्विसेज की जो टीम है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इससे दोनों टीमों का एक तरीके से जो वर्कलोड है वो अच्छे से मैनेज हो गया। तो एसेट सर्विसेज वाली जो टीम है वो ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाई अपने अपने क्लाइंट्स के ऊपर। इसलिए एक बड़ा रीजन वो है कि हमको ये 85% का ग्रोथ उसमें देखने को मिला, मतलब ग्रोथ काफी अच्छी आई है। दूसरा बड़ा रीजन मैनेजमेंट ने बताया कि जो क्लाइंट एक्विजिशन है हमारा एसेट सर्विसेज वाले बिजनेस के अंदर वो काफी स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट उन्होंने मार्केट शेयर भी शेयर किया है कि इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर अगर आप देखोगे हमारा इस बिजनेस में तो आज के टाइम पे 20 से 22% का मार्केट शेयर है। सो ये एक तरीके से नुवामा का ब्रांड इक्विटी भी दिखा रहा है हमको कितना स्ट्रांग ब्रांड है कंपनी का। 20-22% का मार्केट शेयर ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो नया क्लाइंट एक्विजिशन से भी ये ग्रोथ आया है। तीसरा बड़ा रीजन है कंपनी का यील्ड इंप्रूव हुआ है। यील्ड क्या होता है, जो आप एयूएम टोटल मैनेज कर रहे हो, जो आपके पास एसेट का साइज है अपने क्लाइंट का, उसके ऊपर आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। इनका यील्ड इसलिए इंप्रूव हुआ है बिकॉज जो न्यू क्लाइंट्स इन्होंने ऐड करे उनके पास में आइडल कैश पड़ा हुआ था। तो आइडल कैश आप लिक्विड फंड्स वगैरह में रखते हो जिसपे ऑफकोर्स आपको यील्ड अच्छा मिलता है। तो क्योंकि आइडल कैश का अमाउंट ज्यादा हो गया तो उससे भी यील्ड में इंप्रूवमेंट आया। इनका जो यील्ड है इस क्वार्टर में आई थिंक वो अभी तक रिसेंट क्वार्टर्स में सबसे बेस्ट था। 2% का यील्ड आया कंपनी का Q4 के अंदर। सो ये तीन मेन रीजन थे कि क्यों कंपनी का एसेट सर्विसेज का बिजनेस बहुत अच्छा रहा इस क्वार्टर में भी और पूरे साल के अंदर भी। अब मैनेजमेंट ने एक्चुअली इस पे काफी अच्छा एक ट्रांसपेरेंसी भी उन्होंने शो करी है। उनका कहना है नेक्स्ट ईयर के लिए FY26 के लिए ये ग्रोथ नंबर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस बिजनेस से, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है क्योंकि FY24 में भी एसेट सर्विसेज का बिजनेस बहुत हाई पेस पे ग्रो किया था। FY25 में तो ट्रमेंडस ग्रोथ रही है, तो बेस हाई हो चुका है इसका ऑलरेडी। लेकिन फिर भी इन्होंने बोला है कि ग्रोथ अच्छा रहेगा बट ऑफकोर्स 70-80% का ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ग्रोथ रहेगा इनके एसेट सर्विसेज वाले बिजनेस से। दूसरा, रेवेन्यू ग्रोथ का ये कंपनी एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं देती है बट वी नो इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत है, अंडर पेनिट्रेशन बहुत है। तो इन्होंने एक हिंट दिया है। इनका कहना है जो नेट फ्लो होता है आपका, नेट फ्लो का मतलब क्या हुआ इस इंडस्ट्री में कि फ्रेश पैसा कितना आ रहा है क्लाइंट से। अगर आपको किसी भी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस का एनालाइज करना है कि उसका ब्रांड कितना स्ट्रांग है, क्लाइंट के साथ में उसका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, बिकॉज ये पूरा बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये जो नेट इनफ्लो का नंबर है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर बुरे टाइम में यानी कि इस तरीके के टाइम में अगर नेट इनफ्लो नहीं ग्रो कर रहा कंपनी का या एक तरीके से स्लो डाउन हो गया उसमें, इसका मतलब वो क्लाइंट से फ्रेश पैसा नहीं लेके आ पा रहा है। यानी या तो उसका उसका जो परफॉर्मेंस है उसके फंड का वो इतना अच्छा नहीं है, या फिर क्लाइंट को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि चैलेंजिंग टाइम में भी वो क्लाइंट को बेटर रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं। सो इनका अगर आप नेट इनफ्लो देखोगे इस क्वार्टर में भी काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। प्लस नेक्स्ट ईयर के लिए इन्होंने जैसे इनका जो नुमामा वेल्थ वाला बिजनेस है उसमें 25 से 30% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। जो नुवामा प्राइवेट वाला बिजनेस है उसमें भी 25 से 30% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। ये हम नेट इनफ्लो की बात कर रहे हैं, जो फ्रेश पैसा आएगा। यानी इस साल जितना फ्रेश पैसा आया उसके ऊपर कंपनी 25 से 30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है नुवामा वेल्थ में, नुवामा प्राइवेट में, और जो इनका एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है उसमें भी, तीनों सेगमेंट में। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि मार्केट बहुत कुछ वर्स्ट नहीं होता है मार्केट के अंदर, अगर हम बेस केस भी लेकर के चले जैसा अभी मार्केट है ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है नेक्स्ट 1 ईयर तक, तो क्योंकि इनका जो फ्रेश पैसा है ऑलमोस्ट वो ही 25-30% पे ग्रो होने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, तो कंपनी का जो ओवरऑल AUM है, जो क्लाइंट का एसेट साइज है, वो बहुत आराम से 20% से ज्यादा के रेट से ग्रो कर सकता है। एंड इन केस अगर मार्केट ने कुछ पॉजिटिव रिटर्न दिया तो इनका AUM फिर से 30-35% पे ग्रो कर सकता है, यानी रेवेन्यू भी आपका 40% तक अचीव कर सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट केस हो गया। अभी का जो सिनेरियो है उसमें अगर हम नॉर्मल केस लेके चले तो 20% प्लस कंपनी का AUM ग्रोथ बहुत आराम से आ सकता है नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। तीसरा, इन्होंने जो हमने लास्ट कॉन कॉल में फिर से ये चीज डिस्कस करी थी कि इनके पास में कॉस्ट लीवर्स अच्छे हैं। कॉस्ट लीवर का मतलब क्या हुआ कि इन केस अगर कल को मार्केट में बहुत ही चीजें खराब होती है, स्लो डाउन हो जाता है ज्यादा, तो इनके पास में कुछ वेरिएबल कॉस्ट ऐसे हैं जिसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है। जैसे इनके कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, RM का क्लाइंट के साथ में काफी कॉन्स्टेंटली मीटिंग होता है, ये सारी चीजें कंपनी कंट्रोल कर सकती है। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट इनका बच जाएगा, जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसका कॉस्ट बच जाएगा, जिससे ओवरऑल कंपनी का बुरे टाइम
में भी एक्सपेंस लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। सो इस कॉन कॉल में भी इन्होंने ये सेम चीज बोली है कि हमारे पास कॉस्ट लीवर है। सो कल को चल के अगर कुछ वर्स्ट चीजें होती है तो हम ओवरऑल एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, यानी मार्जिन के ऊपर या कॉस्ट टू इनकम के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। एक काफी और इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने शेयर किया। इन्होंने आई थिंक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जब हमने इस बिजनेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया था, इन्होंने गाइडेंस दिया था कि हमारा जो आरएम का बेस है, जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स का बेस है, उसको नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर हम डबल करेंगे। 20% एनुअल रेट से आरएम बेस इनका इंक्रीज होता जाएगा। अभी तक इन्होंने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में बहुत एग्रेसिव हायरिंग करी है। इसकी वजह से आप देखोगे कि इनका जो नुवामा वेल्थ का जो बिजनेस है, नुवामा प्राइवेट का जो बिजनेस है, उसका कॉस्ट टू इनकम 60% से भी ज्यादा है, 64%, 66% इस रेंज में है। लेकिन ग्रुप लेवल पे जो कॉस्ट टू इनकम है वो 54% है। वो इसलिए है बिकॉज जो इनका कैपिटल मार्केट के जो दोनों बिजनेसेस हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का और एसेट सर्विसेज का, उन दोनों का कॉस्ट टू इनकम बहुत कम है। आई थिंक 40% के आसपास या 45% के आसपास उसका कॉस्ट टू इनकम है, जो इनको ग्रुप लेवल पे हेल्प कर रहा है ओवरऑल कॉस्ट टू इनकम को कंट्रोल में रखने का। एक क्वेश्चन इनको पूछा गया कि आपका ये जो नुवामा वेल्थ का जो कॉस्ट टू इनकम अभी 60% से भी ज्यादा है, ये कब जाके इंप्रूव होना स्टार्ट करेगा, इसमें कब इंप्रूवमेंट दिखेगा हमको। एंड मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा उसका रिप्लाई दिया है। उनका कहना है कि अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहें तो अगले क्वार्टर से ही करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट क्वार्टर से आपको दिखेगा कि कॉस्ट टू इनकम जो है वो हमारा धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आपका ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रहा, आपका ग्रोथ क्यों घटने लग गया है। इंडस्ट्री में वेल्थ मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, ये बहुत नेसेंट स्टेज के अंदर है। नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स तक बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंडिया में वेल्थ मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अगर हम बेसिक म्यूचुअल फंड की बात करें, वो भी बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उसी में अगर आप इंडिया को दूसरे कंट्री से कंपेयर करोगे तो 5-6 टाइम डिफरेंस दिखेगा सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसका इतना ज्यादा एजुकेशन है, इतना ज्यादा मार्केटिंग किया जाता है। वेल्थ मैनेजमेंट तो बहुत 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 ज्यादा अर्ली स्टेज के अंदर है। तो कंपनी कह रही है जो 10, 15, 20 ईयर्स का जो ग्रोथ का स्कोप है, पोटेंशियल है, उसको हम तभी कैप्चर कर सकते हैं अगर हमारा जो आरएम का बेस है वो स्ट्रांग होगा। अदरवाइज जो पीयर्स हैं वो आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए कंपनी का कहना है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए एटलीस्ट ये जो हायरिंग हमारी चल रही है आरएम वाले पार्ट के अंदर, वो कंटिन्यू रहेगी। हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने ये गाइडेंस दिया है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस है उसमें, क्योंकि कंपनी ने लास्ट कुछ क्वार्टर्स में काफी सारे आरएम को ऑलरेडी हायर कर लिया हुआ है, तो अभी 1-2 क्वार्टर में फोकस रहेगा उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। एक्चुअली ये जो बिजनेस है वेल्थ मैनेजमेंट का, इसमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने में काफी टाइम लग जाता है। अनलाइक जो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को देखते हो कि आज फैक्ट्री लगाया, मशीन वगैरह डाला और नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर उसका प्रोडक्टिविटी ऐसे टर्न बढ़ने लग गया, इसमें ऐसा नहीं होता है बिकॉज ये पूरा बिजनेस आपका वही रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। तो जब तक क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं आता आपके ऊपर, क्लाइंट का फेथ नहीं आता आपके ऊपर, ये जो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, एक बेयर मार्केट, एक बुल मार्केट, जब तक इन दोनों साइकिल में क्लाइंट आपका परफॉर्मेंस नहीं देख लेता, तब तक क्लाइंट आपको ज्यादा पैसा देता नहीं है, क्लाइंट से आप ज्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। इसमें जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है उसमें 2-3-4 ईयर्स का टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, जब एक बार इंप्रूव होना स्टार्ट होता है तो अगर आरएम की क्वालिटी अच्छी है और कंपनी के प्रोडक्ट लेवल अच्छे हैं तो आपको बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखने को मिलता है। जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इनके आई थिंक 45% के आसपास जो आरएम है वो लेस देन 1 ईयर ओल्ड है इस कंपनी के साथ में। तो अभी उनको 2-3 ईयर्स तक टाइम लगेगा, नर्चर करना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी तो उसमें बहुत हाई ग्रोथ दिखेगा। वही पॉइंट है। तो कंपनी कह रही है कि 1-2 क्वार्टर में अब उनका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने पे फोकस करेंगे तो थोड़ा सा हायरिंग वहां पे कम होगा। वेल्थ मैनेजमेंट का जो बिजनेस है उसमें कंपनी कह रही है ईयर एंड तक 100 बेसिस पॉइंट का आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कॉस्ट टू इनकम के अंदर। तो ये एक पॉजिटिव गाइडेंस है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा बहुत फिर से मिल सकता है कंपनी को FY26 के अंदर। हाँ, जो कैपिटल मार्केट का बिजनेस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, उसमें भी इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया कि लास्ट 4-5 मंथ से डील अच्छा नहीं रहा है। आईपीओ के लिए बहुत कंपनी की मैंडेट्स वगैरह आए हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया है। इनका कहना है नेक्स्ट 6 मंथ्स की अगर हम बात करें तो 30 से 35 कंपनीज का जो आईपीओ है वो पाइपलाइन के अंदर है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहता है। तो अगर मार्केट का सेंटीमेंट ऐसा ही रहा, इंप्रूव रहा थोड़ा सा, तो वो सारे आईपीओ आ सकते हैं और हमारा कैपिटल मार्केट का बिजनेस अच्छा करने लगेगा। लेकिन अगर डील में और स्लो डाउन देखने को मिलता है, एग्जीक्यूशन में और स्लो डाउन देखने को मिलता है, तो कैपिटल मार्केट का बिजनेस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। पर उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि अगर वर्स्ट केस भी लेकर के चले, लेट्स सपोज कि कैपिटल मार्केट या आईपीओ वगैरह है वो बिल्कुल वीक रहता है पूरे FY26 के अंदर,
तो भी कंपनी कह रही है कि हमारा जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है एंड जो एसेट सर्विसेज का बिजनेस है, इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये ओवरऑल कॉस्ट टू इनकम को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी वर्स्ट केस में भी मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि 50 से 100 बेसिस पॉइंट का मैक्सिमम इंपैक्ट पड़ेगा हमारे कॉस्ट टू इनकम के ऊपर, अगर बहुत वर्स्ट केस रहता है तो भी। सो ये ओवरऑल कमेंट्री है कंपनी की इस कॉन कॉल के अंदर। मतलब एक तरीके से बोलेंगे तो पॉजिटिव ही कमेंट्री दी है इन्होंने, क्योंकि नेट फ्लो का ट्रेंड काफी अच्छा है, नेक्स्ट ईयर के लिए गाइडेंस काफी अच्छा है और कॉस्ट लीवर्स भी कंपनी के पास में अवेलेबल है। बाकी आई मीन अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो जो सेम चीज हमने कल डिस्कस करी थी कि एक स्मार्ट कैपिटल एलोकेटर की तरह सोच रहा है हमको, जब भी कोई नए बिजनेस को देख रहे हैं, किसी भी बिजनेस को देख रहे हैं हम, कि क्या ये बिजनेस आज के टाइम पे मेरा फ्रेश कैपिटल डिजर्व करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा जो कैपिटल है वो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर एक अच्छा ROI जनरेट कर सकता है। सो उस पॉइंट को रख करके हमको देखना है। हाँ, अगर आई मीन पूरे वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर की बात करें, पूरे पूरे इन प्लेयर्स की बात करें, तो नुवामा ऑफ कोर्स, जैसे हमने लास्ट कॉल में भी डिस्कस किया था, काफी स्टेबल मॉडल लगता है एंड अभी भी चांस अच्छा है। आई मीन वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे तो काफी रीजनेबल है। 24-25 का पी मल्टीपल है कंपनी का, और रेवेन्यू ग्रोथ ही कंपनी का 30% के आसपास चल रहा है इतने चैलेंजिंग टाइम में। सो आई मीन डील इतना बुरा नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये मेरा फ्रेश कैपिटल डिजर्व करता है, क्या मेरे पास और बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, वो सारी चीजें देख के हमको डिसीजन लेना है। इनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे कि कौन कौन एनालिसिस डिटेल में करेंगे। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।